and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video, I'm going to talk about a topic that is romanticism, which is included in the subject MEG 5 Literary Criticism and Theory, and this unit is unit number first of block number 3, Romantic Criticism. So without much further ado, let's start this video. सो गाइस लेट 18 सेंचुरी के पोइट्स एंड राइटर्स को ये फील होना स्टार्ट हो गया था कि जो राइमिंग कॉपलेट्स का जो वाइटैलिटी है, जो स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ है, वो खो चुकी थी। ड्राइडन एंड पोप से इंस्पायर्ड वर्सेस को अब और इम्प्रूव करना और एडिट करना और इसको इमिटेट करना अब पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि एक चीज़ को हम कितना ही और इमिटेट कर सकते हैं। तो इसी थॉट ने द यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, जो कि शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पोइट्स यूज़ करते थे, उसको फिर से ज़िंदा कर दिया। ड्राइडन और पोप के एज में जो इमिटेशन का ट्रेंड चल रहा था, उसने भी अब बैक सीट ले लिया था, क्योंकि अब इमिटेशन, अब कितना ही इमिटेट कर करके बहुत कुछ करोगे, एज के अकॉर्डिंगली सब चेंज होता रहता है। तो अब इमिटेशन का जो ट्रेंड चल रहा था, उसने भी बैक सीट ले लिया था। इसी एज में पोइट्स को ये लगने लगा था कि सिर्फ वर्जिल और होरेस जैसे क्लासिकल पोइट्स को इमिटेट करके ग्रेट पोइट्री नहीं लिखी जा सकती। इसी वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी अपने पीक पर था। यही एज रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। पोएट और राइटर्स इस एज में अपने सेल्फ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, रेदर देन बैलेंस, रेस्ट्रेंस, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप, जो कि मतलब एज ऑफ ड्राइडन के पोप में, जो कि ऑगस्टिन पीरियड है, वहाँ पे बैलेंस, रेस्ट्रेंट, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इसी डिज़ायर ने पोएट्स एंड राइटर्स को इंस्पायर किया कि वो फिर से मिडिल एजेस में वापस जाए और अपने इंस्पिरेशंस वहाँ से ले। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइनिंग रोमांटिसिज्म। आखिर रोमांटिसिज्म है क्या? सो गाइस, जो रोमांटिक एरा का जो टाइम चल रहा था, वो बहुत ही क्लोजली रेफर करता है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस, जो कि 1800 में आया था, और एस.टी. कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 में आया था। मॉडर्न क्रिटिक्स डिबेट करते हैं कि या तो इन दोनों का जो वर्क है, ये एक मेजर ब्रेक है जो उनके प्रेडिसेसर्स का क्रिटिसिज्म था, जो प्रेडिसेसर्स का वर्क था, या तो ये 17-18 सेंचुरी के जो जर्मन और इंग्लिश राइटर के थियरीज़ हैं, उनका कंटिन्यूएशन था। 1800 में वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेड में पोइट्री के बारे में बोला था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब पावरफुल फीलिंग्स का एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ही एक पोइट्री होता है। इस स्टेटमेंट के साथ वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही डिफरेंट व्यू ऑफ पोइट्री को सबके सामने रखा था देन दैट, जो उस टाइम बहुत प्रिवेलेंट था, बहुत ट्रेंड में चल रहा था। उस वक्त इमिटेशन ऑफ रियलिटी का ट्रेंड ज़्यादा चलता था, बट वर्ड्सवर्थ ने इस आइडिया से हट के अपना एक अलग आइडिया रखा था, जो कि था एक आर्टिस्ट का रिलेशन उसके वर्क से होता है, ना कि सिर्फ इमिटेशन करने से होता है। तो तब क्या हुआ था कि पोइट्री एक एक्सप्रेसिव आर्ट बन गया था, जो कि एक पोएट के इनर वर्ल्ड को एक्सप्रेस करता था, देन दैट जो एक माइमेटिक आर्ट था, जो सिर्फ मिमिक करता था, जो सिर्फ कॉपी करता था, जो कि एक कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रियलिटी हो, उसका कॉपी था। लेकिन आर्ट को एज ए मिरर फिर भी यूज़ किया जाता था। एम.एच. अब्राम, जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, वो ये बोलते हैं कि इस टाइम जो मिरर था, वो इनर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता था, पोएट के स्टेट ऑफ माइंड को, रेदर देन एक्सटर्नल रियलिटी को। इंग्लिश रोमांटिक एज में जितने भी प्रिंसिपल्स थे, वो बहुत सारे जो है लेट 18 सेंचुरी के जर्मन रोमांटिक से लिए गए थे। तो रेने वैलेक, जो एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स के बारे में अपने वर्क में लिखा, जैसे कि फ्रीडरिच शिलर, जो एक जर्मन प्ले राइट थे, फ्रीडरिच एंड ऑगस्ट विल्हेम शेजिल, जो कि एक जर्मन पोइट थे, F.W.J. शीलिंग, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, और एक नोवेलिस बोल के एक जर्मन पोइट थे। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में उन्होंने लिखा। तो नोवेलिस का भी सेम
सिद्धांत था जो कि इंग्लिश रोमांटिक्स का था, जो कि वो बिलीव करते थे कि जो पोएट है ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ स्पेशल ब्रीड, वो एक स्पेशल ब्रीड का मेंबर है, उसके पास स्पेशल इमेजिनेटिव पावर है जो कि दूसरों के पास नहीं है, वगैरह वगैरह। सिमिलरली जो चैन शुल्ट सैस, जो कि एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने हिस्टोरिकल वर्क जो कि जर्मन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बेस्ड था, उन्होंने ट्रेस किया था कि जो रोमांटिक थॉट्स इंग्लिश के थे वो जर्मन में पहले से ही आए हुए थे या फिर सेम टाइम पे आए थे जब ये इंग्लैंड में भी आ रहे थे। अर्ली 19th सेंचुरी के लिटरेरी रिव्यूज़ जैसे ईडनबर्ग रिव्यू और क्वार्टरली रिव्यू ने भी रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो तब तक जो रिव्यूज़ निकले थे वो इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट में निकले थे, बुक्स के या फिर बुक सेलर्स के लिए। तो उसमें टेरी एगल्टन जो कि एक लिटरेरी क्रिटिक थे, उनके अकॉर्डिंग रिव्यूइंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज तो आया था, बट उस चेंज में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। क्रिटिसिज्म तब क्लियरली एक शेमलेसली एक पॉलिटिकल सा एक मुद्दा बन गया था। सिर्फ उन्हीं वर्क्स को या रिव्यूज़ के लिए सिलेक्ट किया जाता था जिसमें रिव्यूअर्स अपने लंबे लंबे आइडियोलॉजीज़ एंड लिटरेरी जजमेंट्स झाड़ सके। रिव्यूज़ फ्लॉड और डैमेज था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गया था, बट अब जो रिव्यूअर्स थे वो हार्मफुल एल्यूजन्स, हार्मफुल बातें लिखने लगे थे ऑथर्स के प्राइवेट लाइफ को लेकर। अब इसी दौरान कोलरिच जो था उसको बहुत गुस्सा आ गया था ऐसे ओपिनियनेटेड रिव्यूज़ को देख के, जिसने उसको मोटिवेट किया कि वो एक क्रिटिकल मेथड बनाए जो उसे हेल्प करे, जो दूसरों को हेल्प करेगा ताकि वो यूज़फुल रिव्यूज़ लिख सके। और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ही बेकार हो गई थी उस वक्त, एंड दिस नीडेड टू हीड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और तभी जो रोमांटिक पोएट्स और क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना शुरू किया जो ना ही सिर्फ एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे उनके क्रिएटिविटी को, बल्कि उनके क्रिएटिव प्रैक्टिसेस और उनके पोइट्रीज़ को भी। मतलब उन्होंने ऐसे वर्क्स लिखना शुरू किए जो एक्सप्लेन करता है कि उनका जो क्रिएटिव पावर है वो कैसे आया, उन्होंने किस तरीके से इमेजिनेशन करके अपने पोइट्रीज़ को लिखे, किस तरह से जो अपने पोइट्रीज़ लिखे उसके लिए उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, वो सारे एक्सप्लेन और जस्टिफाई करना उन्होंने अपने आप से शुरू कर दिया। क्योंकि जो रिव्यूअर्स थे वो लोग तो हार्मफुल कमेंट्स करते थे और उनको तो अच्छी रिव्यूज़ लिखने का मतलब कोई आइडिया भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने बारे में अपने ही चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल T.S. एलियट ने बोला था कि वर्ड्सवर्थ wrote his preface to defend his own manner of writing poetry and Coleridge wrote Biographia to defend Wordsworth's poetry. पॉल ए कैंटर जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, उनका ये मानना था कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म में जितने भी रोमांटिक पोएट्स थे वो उन्होंने अपना एक सेल्फ सर्विंग टाइप का अपना एक इमेज बना लिया था, जो अपने आप को एक अलग इंस्पायर्ड जीनियस मानते थे, जिनके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जो दूसरों के पास नहीं है। तो गाइस पॉल ए कैंटर ने उनको अटैक करते हुए अपना जो क्रिटिसिज्म है वो ऐसा बोला था। ये उनका अपना व्यू था। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी का ही अपना व्यू होगा। बहुत लोगों को रोमांटिक पोइट्रीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पॉल ए कैंटर का मानना था कि वो लोग एक सेल्फ सर्विंग एक इमेज बनाए हुए चलते थे। हमने ये तो डिफ़ाइन कर लिया कि रोमांटिसिज्म होता क्या है और यहाँ उस वक्त क्रिटिसिज्म का क्या मानना था, कैसे क्रिटिसिज्म हुआ करता था, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि रोमांटिसिज्म जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। 17 एंड 18 सेंचुरी में एक एज आया था जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट एज। तो एनलाइटनमेंट एज में एक रीज़न एंड ऑर्डर को लेके एक बहुत ही डिसोल्यूशनमेंट चल रहा था, बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा था लोगों के बीच, और इसी के रेस्पॉन्स में रोमांटिसिज्म आया
जो कि फोकस करता था ज़्यादा इमेजिनेशन एंड इमोशन पे रेदर देन रीज़न एंड ऑर्डर पे। रोमांटिसिज्म ने अपने आप को एनलाइटनमेंट वैल्यूज़, उसके ट्रेडिशंस और उसके आइडियाज़ से बहुत ही अलग कर दिया। ऐसा करते हुए रोमांटिसिज्म ने नेचर, इमोशंस, रीजंस एंड इवन इंडिविजुअल्स को लेके जितने भी आइडियाज़ थे, जितने भी एटीट्यूड्स थे लोगों के बीच, उन सभी को चेंज कर दिया। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट्स थे उन्होंने ये बताया था कि सिर्फ रीज़न और ऑर्डर सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से ही नहीं, बल्कि हम सेंस और अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स और अपने इमेजिनेशंस के सहारे भी इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रोमांटिक प्रैक्टिशनर्स ने अपनी जो वॉइस है वो सिर्फ लिटरेचर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे जॉनरास में ढूंढा, जैसे कि लिटरेचर में, म्यूज़िक में, आर्ट में, इन सारे चीज़ों में अपने जो रोमांटिक सिद्धांत थे वो सारे बिखेरे। सो रिएक्टिंग अगेंस्ट द सोबर स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिसिज्म जो कि प्रेफर किया जाता था बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारे एकेडमिक्स में, तो रोमांटिक मूवमेंट में क्या किया, उसने एक ओरिजिनलिटी डेवलप की, एक इंस्पिरेशन, एक इमेजिनेशन डेवलप की, जिसने बहुत सारी वैराइटीज़ को प्रमोट किया विद इन द सेम मूवमेंट। क्योंकि तब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा था, लोगों में बहुत तरह की तनाव आ रही थी, तो रोमांटिक आर्टिस्ट ने ये कोशिश की कि लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट किया जाए, तो उनका जो तनाव है वो बहुत दूर हो जाएगा, उनमें पीस रहेगा। बहुत सारे पेंटर्स ने भी अटेंशन दिया नेचर को, नेचर पेंटिंग्स बनाने लग गए। रोमांटिक आर्टिस्ट ने जो पोइट्री का जो नेचर होता है उसी को चेंज कर दिया, पोइट्री के स्टाइल को चेंज कर दिया, जिसने एक ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट था, एक ट्रेडिशनल जो चीज़ जो चली आ रही थी, जो बहुत ही डल और बहुत ही डिसइल्यूशन्ड हो गई थी, बहुत मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो गए थे अपने वैल्यूज़ में, सभी चीज़ों को चेंज कर दिया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, या फिर हम इसको रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो गाइस बहुत शुरू से, बिगिनिंग फ्रॉम एरिस्टोटल से रेनेसांस तक और उसके बाद भी फिलोसोफर्स ने हमेशा ये माना है कि आर्ट हमें बहुत कुछ सिखाती है। पोइट्री एंड फिक्शन हमारे इमोशंस को चैनल करने में हेल्प करती है, रेदर देन कि इसको हार्मफुल वे में कुछ इफ़ेक्ट करने की हेल्प नहीं करती है, इफ़ेक्ट नहीं करती। तो रोमांटिक्स ने इसी नोशन पर सबसे ज़्यादा वर्क किया बाकी रैशनलिस्ट से। रैशनलिस्ट मतलब अ पर्सन हु बेसिस देयर ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीज़न एंड नॉलेज रेदर देन ऑन रिलीजियस बिलीफ और इमोशनल रिस्पॉन्स। तो रैशनलिस्ट ने आइडियाज़ रिजेक्ट कर दिया कि इमेजिनेशन एक सोर्स ऑफ नॉलेज है और बोला ये कि एक बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है इमेजिनेशन का। वो प्लेटो के इस बात से ज़्यादा एग्री करते हैं कि नॉलेज सिर्फ एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ पे बेस करता है, ना कि इमेजिनेशन पे या फिक्शन पे। साथ ही साथ एम्पायरिसिस्ट मतलब कि वो लोग जो बिलीव्स दैट ऑल लर्निंग कम्स फ्रॉम ओनली एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो एम्पायरिसिस्ट के एपिस्टेमोलॉजी भी ये नहीं मानते कि फ़िक्शनल रिप्रेजेंटेशनल सिचुएशन से कोई जस्टिफाइड नॉलेज गेन किया जा सकता है। इनके हिसाब से फ़िक्शनल सिचुएशन से कोई एक्चुअल चीज़ सीखना इम्पॉसिबल है। तो रोमांटिक एपिस्टेमोलॉजी ने रोल ऑफ इमेजिनेशन को हमेशा रीज़न से ऊपर माना है। इस आइडिया ने एक और आइडिया को जन्म दिया जो था कि कोई एक सही तरीका नहीं है जिस पे डिपेंड करके हम इस दुनिया को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं या कोई एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो रोमांटिक्स ने अडॉप्ट किए थे ये 3 सिद्धांत, 3 प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द ट्रुथ। पहला सिद्धांत था वो ये कि कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता जिसके मदद से हम सच्चाई का पता लगा सकें, कि ट्रुथ को डिटरमाइन कर सकें। सेकेंड था
कि जो उस समय बहुत ही चलता था कि आर्ट और लिटरेचर को साइंस की तरह सिर्फ जनरल फीचर्स ऑफ नेचर पे लिखना चाहिए। जनरल फीचर्स मतलब कार्बन, वाटर, मेटाबॉलिज्म, स्टिमुली, रिप्रोडक्शन, ये जनरल फीचर्स है जिनको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से। सिर्फ इसी पर बेस करते हुए आर्ट और लिटरेचर को भी साइंस की तरह लिखना चाहिए। लेकिन जो रोमांटिसिस्ट थे उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया। थर्ड प्रिंसिपल था कि उन्होंने ट्रांसेंडेंस का जो टॉपिक था उसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया अपनी थियोरी में। उनका और ये भी मानना था कि नेचुरल साइंस फिज़िकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकती है बट सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आर्ट एंड लिटरेचर वेरियस वेज में एक्सप्लेन कर सकती है, सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड को ही नहीं बट ट्रांसेंडिंग इट, मतलब इससे बाहर भी निकल के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत कुछ चीज़ों को बहुत सारे वेज में एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन नेचुरल साइंस सिर्फ साइंटिफिक वे में ही उसको डिस्क्राइब कर सकती है। नेचुरल साइंस इमोशंस और सुपर नेचुरल चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो कि एक आर्ट और लिटरेचर के पास एक पावर होती है जो इवन सुपर नेचुरल को भी वो एक्सप्लेन कर सकती है। हाँ, आर्ट उस तरह से इस दुनिया की सच्चाई को नहीं देख सकती जिस तरह से साइंस एक्सप्लेन करता है, बट आर्ट की मदद से हम इस दुनिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से देख और समझ सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं अलग अलग लेवल से, अलग अलग एक्यूरेसी के लेवल से। लेकिन कितने डिग्री के एक्यूरेसी के लेवल से, उसी पर ही सवाल उठ जाता है। गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इसको 2-3 बार और सुनेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बाकी के सारे टॉपिक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।